Welcome back to the channel. Today we are going to discuss chapter number 6 of history, that is changing pattern of industrialization under the British. This is the third chapter for the syllabus of term 2, right? So as usual, I will start with the glossary part. The chapter's name suggests that ब्रिटिश के अंडर में या हमारी भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न में क्या क्या चेंज आए। क्लियर? अगर हमारे कंटेक्स्ट में देखा जाए, हमारे एस्पेक्ट में देखा जाए, तो वो चेंज काफ़ी डेंजरस चेंज था, जिसमें हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ तबाह हो चुकी थी, राइट। एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस हम इसको जानेंगे, अदरवाइज जैसा हमारा स्टैंड है वो क्लियर ही होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने लूट के ही वो चले गए थे इंडिया। सो ग्लोसरी, फर्स्ट, एंटरप्रीन्योर, वेरी कॉमन वर्ड, a person who organizes and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risks in order to do so. एंटरप्राइज का मतलब ही यही है कि फाइनेंशियल रिस्क लेकर बहुत बड़ा काम करना, और वो करने वाला जो है उसको एंटरप्रीन्योर कहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर्सिव माने हार्श, काफ़ी कठिनाइयों से भरा, राइट, और काफ़ी अनकाइंड, दयाहीनता जैसी पॉलिसीज़ हो तो उसको हम कोर्सिव कहते हैं। रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल आपको पता है रिलेटेड टू रॉयल फैमिली, तो पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट ऑफ रॉयल फैमिली। एक्सक्विजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, राइट। कैलिको, अ प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक, प्रिंट किया हुआ एक कॉटन कापड़। चीन्स, क्योंकि हम इस सब की डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंटेड मल्टी कलर्ड कॉटन फैब्रिक विथ अ ग्लेज्ड फिनिश, ये भी एक मल्टी कलर कॉटन फैब्रिक प्रिंट किया हुआ है, लेकिन उसमें एक ग्लेज फिनिश दिया गया है, माने उसके ऊपर जो प्रिंट किया गया है वो चमकता हुआ होता है, चमचमाता। मसलिन, लाइट वेट कॉटन क्लॉथ इन अ प्लेन व्यू। मसलिन ऐसा बहुत ही हल्का सा और प्लेन होता है जनरली, राइट, सिल्क टाइप का। ड्रेपरी, क्लॉथ कवरिंग्स हैंगिंग इन लूज फोल्ड्स। ड्रेपरी का मतलब होता है कि ऐसा कपड़ा का एक कवरिंग, राइट, जो एग्जैक्ट फिट नहीं होता है, लूज फोल्ड्स में फिट होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेपरी। हार्नेस माने कंट्रोल करना, कंट्रोल करके उसका यूज़ करना, ठीक है। ये हम जियोग्राफी में हार्नेस वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। प्लंग वैसे तो प्लंग है, प्लंग का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ जंपिंग और डाइविंग एनर्जेटिकली। किसी बिजनेस में प्लंग करना माने बिजनेस चालू करना, राइट, ये वर्ड ऐसा है। और रिवर में भी प्लंग होता है, रिवर में भी एकदम एनर्जेटिकली डाइव करना, राइट, तो दैट इज कॉल्ड प्लंग। ओस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, ड्राइव आउट और एक्सपेल समवन और समथिंग फ्रॉम अ पोजीशन और अ प्लेस। किसी पद से, किसी जगह से, किसी पद से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड ओस्ट। चारकोल, अ पोरस ब्लैक सॉलिड, एक ऐसा ब्लैक कलर का सॉलिड जो पोरस है, जहाँ से पानी जिसमें से नीचे उतर सकता है, ऐसा पोरस, दैट इज चारकोल। कोर्स माने रफ, ग्रेन जब होता है तो ग्रेन की एक क्वालिटी होती है कोर्स ग्रेन, राइट, तो रफ ग्रेन और स्मूथ ग्रेन भी होता है। जैसे कि गेहूं जो है उसको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं और मैदा जो है वो स्मूथ। यान एक मशीन है। स्पन थ्रेड यूज्ड फॉर निटिंग, वीविंग और सीविंग, राइट, निटिंग के लिए, वीविंग के लिए और स्विंग के लिए, कपड़े को सिलाई वगैरह
करने के लिए जो स्पॉन थ्रेड यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यार्न, स्पिन किया हुआ थ्रेड। कन्फ्लुएंस माने टू जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस। पिग आयन, पिग आयन में यहाँ पे पिग वर्ड है, इसका डुक्कर से कोई नाता नहीं है। पिग आयन इंडिया जो है वो वो बनाता है। क्रूड आयन एज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्मेल्टिंग फर्नेस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लोंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के फॉर्म में हमें मिलता है स्मेल्टिंग फर्नेस, क्रूड आयन मिलता है स्मेल्टिंग फर्नेस में, जहाँ पे इसको पिघलाया जाता है वैसी फर्नेस माने भट्टी में डाल के जो हमें ब्लॉक्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पिग आयन। क्लियर? So very small glossary we are having, only 16 words which I feel you may find it difficult. So let us start the chapter without wasting much time. Chapter 6, changing pattern of industrialization under the British. British के अंडर में हमारी industrialization जो पूरा इंडस्ट्रीज था वो कैसे तबाह हो गया, क्या क्या चेंज आया वो हम देखेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कैसा होता था वो देखेंगे। कॉलोनियलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कुछ हम देखेंगे। हिस्ट्री मेकर हमारे पास काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है इस बार, क्योंकि इस बार हिस्ट्री मेकर में इंडियन का है। जमशेदजी टाटा इज़ द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के ये फाउंडर थे। ही बिगेन हिज एंटरप्रीनियरल जर्नी इन 1877 विद द एम्प्रेस मिल एट नागपुर। नागपुर में एम्प्रेस मिल में उन्होंने अपनी एंटरप्रीनियरल जर्नी माने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की। ही इज़ वाइडली बिलीव्ड टू बी द पायोनियर हुज विजन इंस्पायर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पायोनियर, नींव रखने वाला जो अगर कोई भारतीय है तो वो है जमशेदजी टाटा। टाटा इज मोस्ट नोटेबली एसोसिएटेड विद द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट। जमशेदजी टाटा जो है उसकी ये कंपनी थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, नाउ नोन बाय द नेम टाटा स्टील लिमिटेड। अब ये टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज मैनी ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। वो काफ़ी मानवतावादी कार्यों में के नाम पे भी जाने जाते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऐसे डोनेशन वगैरह किए हैं और मानवतावादी काम किए हैं। क्योंकि उनका मकसद ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके पैसा कमाना, पर आज भी टाटा ग्रुप जो है उनका एक मकसद होता है, वो इंडिया की सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रही कंपनी है, लेकिन वो अपनी इनकम का काफ़ी बड़ा हिस्सा डोनेट करती है, राइट। सो दिस वाज हिज स्टेटस। एट ए ग्लांस हम देखें तो कॉलोनियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वो भी देखेंगे, राइट। कैसी ट्रेजेडी है, राइट। हमारी कंट्री में क्या खराब हुआ वो हमें एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। देखते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में कैसा क्या क्या होता है। वैसे हम हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ते कि हिस्ट्री का पुनरावर्तन हो, पर हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसका रिपीटेशन ना हो, दूसरी बार ये नहीं होना चाहिए। फिर डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रीज़न है कि क्यों डिक्लाइन हुआ, राइट। इंडस्ट्रियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के भी रीज़न थे, राइट। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं कि इंटरनेट विजिट करके या टेक्सटाइल म्यूज़ियम को ऑनलाइन विजिट करके आप ये डिज़ाइन जो है, राइट, ये डिज़ाइन जो है उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किसने क्या किया था। और इफ़ यू आर एबल टू डू दैट तो आपको वो CW बुक में लिखना है, एक तरह का असाइनमेंट वर्क है। So let us start. Before the colonial period, India was the industrial workshop of the world. देखो कितना बड़ा सेंटेंस है ये, साइज में नहीं, इम्पोर्टेंस में।
सिग्निफिकेंस कितना है कि कॉलोनियल पीरियड से पहले का जो पीरियड था तब इंडिया जो था वो वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल वर्कशॉप था। और ब्रिटिशर्स आकर क्या कह रहे थे, जेम्स मिल पीरियडाइजेशन कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले का जो भारत था वो एक डार्क एरा था, कुछ भी मतलब। However, from 19th century onwards, trade and industries in India took a downward turn. 19th century के बाद ट्रेड और इंडस्ट्री इंडिया में जो थी वो ग्राफ नीचे चलता जा रहा था, तबाह होता जा रहा था, थैंक्स टू ब्रिटिश की वजह से ये हुआ। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड द रीजंस फॉर दिस डिक्लाइन। इस चैप्टर में हम हमारी तबाही के रीजंस डिस्कस करेंगे। Weaving has always been an integral part of Indian civilization since the Harappan age. हड़प्पन एज से लेकर आज तक देखा जाए तो वीविंग, कपड़े को वीव करना, वो इंडियन सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, माने सबसे जुड़ा हुआ पार्ट है। इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ पार्ट है वीविंग। हड़प्पन एज की बात, हड़प्पा संस्कृति से ये चला आ रहा है। In the 18th century, weavers excelled in this craft, and India was one of the largest exporters of textiles in the world. 18th century में देखा जाए तो weavers बहुत ही एक्सपर्ट थे और उन्होंने इस क्राफ्ट में दुनिया में अपना नाम बनाया। और भारत जो था वो विश्व में, वर्ल्ड में टेक्सटाइल का, माने कपड़े का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के वैसे आने के बाद, बट अभी ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा पूरा अपना परचम नहीं ले रहा था बिजनेस में इंडिया में, तब की बात है। तब भारत बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड फॉर देयर क्वालिटी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप। भारत का टेक्सटाइल उद्योग जो था वो काफ़ी लंबे अरसे से फेमस था दो चीज़ों के लिए, क्वालिटी एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप। बहुत ही अच्छी कारीगरी प्रदर्शित होती थी भारत के टेक्सटाइल्स में, राइट, जो कि यूरोपियन को किसी को पता ही नहीं चलता था कि यह कैसे होती है। देयर वॉज सेवरल पोर्ट सिटीज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट दैट हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। उन दिनों ईस्टर्न माने पूर्वीय और पश्चिमी तटीय इलाकों माने कोस्ट, दरिया किनारा के इलाकों में काफ़ी ऐसे पोर्ट सिटी थे, बंदर थे, जहाँ से एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जहाँ से मेंटेन होता था। फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट क्लॉथ वॉज एक्सपोर्टेड टू मलाय, इंडोनेशिया एंड द फार ईस्ट। ये जो ईस्टर्न कोस्ट है माने बंगाल वाला जो हिस्सा है, वहाँ से कपड़ा जो है वो मलाय, इंडोनेशिया और फार ईस्ट के हिस्सों में एक्सपोर्ट होता था। और फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, तभी सूरत का काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस था, सूरत, मुंबई, तो वेस्टर्न कोस्ट में से क्लॉथ का एक्सपोर्ट होता था यूरोप एंड अरेबिया। Merchants often advanced money to weavers and cotton farmers so that cotton could be cultivated and woven into cloth for export. काफ़ी बार व्यापारी जो थे वो वीवर्स और कॉटन फार्मर्स को एडवांस में पैसा देते थे ताकि कॉटन उगाया जाए और उसका कपड़ा बनाया जाए। इतना बिजनेस तब काफ़ी असरदार तरीके से हो रहा था। Towns such as Surat, Calicut, Masulipattnam and Visakhapatnam became famous as trading centers, while Dhaka, ब्रोच, आपको पता है ब्रोच माने भरूच आज का, ढाका जो है वो बांग्लादेश का ढाका, एंड मदुराई जो साउथ इंडिया में है, डेवलप्ड एज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर फॉर फाइन टेक्सटाइल। सूरत, कैलिकट, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम ये बहुत ही बड़े ट्रेडिंग सेंटर बन के इमर्ज हुए, उभर आए, और ढाका, भरूच, मदुराई जैसे सेंटर जो थे वो प्रोडक्शन सेंटर थे फाइन टेक्सटाइल, बहुत ही बढ़िया टेक्सटाइल बन रही थी इन प्रोडक्शन सेंटर्स में, राइट।
Some of the varieties of cotton textiles which were in great demand in Europe included muslin, बांधनी, कैलिको एंड जीन्स। कुछ ऐसी वेराइटीज़ थी कॉटन टेक्सटाइल की जो उन दिनों यूरोप में बहुत बड़ी डिमांड रहती थी। वो थी मसलिन, बांधनी, कैलिको एंड जीन्स। सबके यहाँ पे फोटोज़ वगैरह आएंगे। मसलिन वॉज अ फाइनली वोवन कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ दैट वॉज मेड इन इंडिया। मसलिन एक बहुत ही अच्छी तरीके से वीव किया हुआ कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ था जो भारत में बनाया जाता था, पर्टिकुलरली इन बंगाल, राइट। ज़्यादातर वो बंगाल में बनाया जाता था। मसलिन फेच्ड huge profits for European traders as it was in great demand, especially among women. महिलाओं में मसलिन की डिमांड बहुत रहती थी, इसलिए यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उसको उन सबको इसमें काफ़ी मुनाफा होने लगा, राइट। फिर आया बांधनी। ये आप देख रहे हो फ्रेंच क्वीन मैरी एंटोनेट वो मसलिन का गाउन पहनकर खड़ी। तो तब यूरोप में मसलिन का बहुत ही बड़ा डिमांड था, इस वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स काफ़ी कम आते थे। बांधनी वॉज अ काइंड ऑफ ब्राइटली कलर्ड कॉटन क्लॉथ। बांधनी एक ब्राइट कलर के कॉटन क्लॉथ, जो बांधनी जो थी उसमें क्लॉथ पे एक बहुत ही ब्राइट कलर किया जाता था। इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम बांधना। बांधना का मतलब होता है टाइंग अप, माने बांधना। इट वॉज एंड इज़ इवन टुडे प्रोड्यूस मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात। आज भी वो राजस्थान और गुजरात में कई इलाकों में बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस किया जाता है। बांधनी क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ स्पेशल मेथड कॉल्ड टाई एंड डाई। बांधनी क्लॉथ जो है वो एक स्पेशल मेथड से बनाया जाता है जिसका नाम है टाई एंड डाई, माने बांधना और कलर करना। When the Portuguese first came to India, they took back with them cotton cloth along with spices. जब पोर्टुगीज़ आए पहली बार भारत में, तो जब वो वापस गए तब उनके साथ वो कॉटन और भारत के मसाले ये लेकर गए। दिस कॉटन क्लॉथ वॉज कॉल्ड कैलिको। इस कपड़े को कैलिको कहा जाता था। नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट वेयर दे फर्स्ट अराइव। जब पहली बार उन्होंने जब एंकर किया जिस पोर्ट में, उसका नाम था कैलिकट पोर्ट। वो केरला स्टेट के तटीय इलाकों में है। तो कैलिको उस पे ही नाम पड़ा। कैलिकट बंदर पे पाए जाने वाला कपड़ा, उसका नाम था कैलिको। अनदर फेमस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल स्पेशली यूज्ड इन ड्रेपरी वॉज चिन्स। और एक अलग ड्रेपरी कापड़ यूज़ होता था, जैसे हमने देखा लूज फोल्ड होता है जिसका, राइट, उसका नाम था चिन्स। चिन्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ क्लॉथ विथ स्मॉल कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन। ये एक ऐसा कपड़ा है कि जिसमें बहुत ही छोटी फ्लावरी फूल की डिज़ाइन होती है। इट वॉज इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड एंड यूरोप फॉर इट्स फ्लोरल डिज़ाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। वो इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में बहुत बड़ी डिमांड में था, क्योंकि एक तो उसकी फ्लोरल डिज़ाइन थी, फ्लावरी डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा टेक्सचर था और काफ़ी सस्ता मिलता था कंपैरेटिवली दूसरे कपड़ों से। वेल द पीपल हैड इंडियन चीन्स ऑन देयर वॉल्स एंड ऑन देयर टेबल। वहाँ के अमीर लोग जो होते थे उनके दीवार और टेबल में इंडियन चीन्स होता था फॉर श्योर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अब ये जो हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, तो वो क्या था। हालांकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो वर्ल्ड में सबसे पहली बार वहाँ पे हुआ था तो थोड़ा जानना बनता है, राइट। The Industrial Revolution in England introduced new machines like steam engine, spinning jenny, water frame,
कॉटन जिन एंड पावर लूम। ऐसे ऐसे मशीन्स इंग्लैंड में बने, इंट्रोड्यूस हुए जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। These inventions led to greater efficiency in the British textile industry. ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसी इन्वेंशंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी आने लगी। एफिशिएंट, जब मशीन आता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। In order to harness these new machines and further improve and machine production, a new technique of production called the factory system was introduced. आज सब कुछ फैक्ट्री में हो रहा है, बट पहले जब सब कुछ हैंडमेड होता था, उस जमाने में इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, उसका नाम था इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि ऐसे ऐसे मशीन्स बनने लगे जिसमें प्रोडक्शन होने लगा, राइट। अब ये जो मशीन्स थे, उस मशीन को कंट्रोल करके उसका यूज़ करने की जो टेक्निक थी, वो टेक्निक सिस्टम जो थी वो फैक्ट्री सिस्टम कहते थे, राइट। वो नई सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कहलाती थी। ये देख सकते हैं, एक मिल है, क्रॉमफोर्ड मिल, लोकेटेड इन डर्बीशर, इंग्लैंड। इट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल कॉटन प्रोडक्शन फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड की बात। द मिल वॉज सेटअप बाय रिचर्ड ऑकराइट इन 1771, 1771 ये मिल का सेटअप हुआ था रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा। Textiles thus ceased to be produced on a small scale at home by part-time workers. अब इस वजह से टेक्सटाइल जो था, जो घर पे पार्ट टाइम वर्कर्स के द्वारा स्मॉल स्केल पे हो रहा था, राइट, वो सीज हो गया, शांत हो गया, बंद हो गया, क्योंकि मशीन से चालू हो गया। Rather, full-time workers went to work in a building called the factory, which was owned by a person who invested in the capital to set up factory. और क्या होने लगा कि लोग घर पे बंद करके, घर पे पार्ट टाइम होता था, आधे दिन वो खेत में जाते थे, बाकी का आधा दिन वो ये करते थे। बट अब ये बंद हो गया, क्योंकि सब लोग फुल टाइम जाने लगे बिल्डिंग में, वैसी बिल्डिंग जिसको फैक्ट्री कहा जाता था। और उस फैक्ट्री किसी एक पर्सन की मालिकी की होती थी, जो इस फैक्ट्री में पैसा डालता था और सेटअप करता था, राइट। अब नेक्स्ट जो है कॉलोनियलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।